हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक इसमें और बचेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम दोनों को कवर करेंगे। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझना होगा और उसी प्रकार से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पहले फ्रीजिंग पॉइंट को समझना होगा। दोनों बिल्कुल मैच करते हैं। जो फार्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होगा वही फार्मूले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में होगा। हिंदी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ क्वथनांक में उन्नयन। जो प्योर सॉल्वेंट होता है, मैं पहले ही रिलेटिव वेपर प्रेशर में बता चुका हूँ राउट के नियम में, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर माने ताप पर सॉल्वेंट विलायक से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। किसी भी ताप पर सॉल्वेंट के वाष्प दाब से कम होता है। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि इसी का अभी हम यूज करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पहले अब ये समझिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, वह एक फिक्स टेम्परेचर होगा। किसी भी लिक्विड के लिए वह फिक्स टेम्परेचर होगा। तो वह स्थिर ताप जिस पर किसी लिक्विड का, चाहे द्रव हो चाहे सॉल्यूशन हो, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इधर से वेपर निकले और ऊपर क्या है, प्रेशर है वायुमंडलीय दाब का। तो जब ये दोनों माने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये आपका द्रव जो होता है उबलने लगता है। तो उसी ताप को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट वह ताप होता है, वह फिक्स ताप होता है, स्थिर ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बाह्य वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। जैसा वायुमंडलीय दाब होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी दाब के हिसाब से बदलता रहेगा। इसलिए यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि जब बाह्य वायुमंडलीय दाब पे ताप निर्भर करता है तो हम कैसे कहते हैं कि जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा उसको हम कहते हैं, एक शब्द और याद कर लीजिए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है सामान्य क्वथनांक। तो किसी द्रव का यदि कुछ न कहा जाए तो इसका मतलब वह सामान्य क्वथनांक है, अर्थात इस लिक्विड का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दिया गया। यानी किसी भी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाए एक एटीएम दाब के। यदि बराबर हो जाता है तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और यदि किसी द्रव का वाष्प दाब कोई भी बाह्य वायुमंडलीय दाब हो, बाह्य वायुमंडलीय दाब हो, जब उसके बराबर होता है तो हम इस टेम्परेचर को कहते हैं कि यह इस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट है उस वातावरण में। लेकिन अगर आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताना होगा तो इस बाह्य वायुमंडलीय दाब को 1 एटीएम किया जाता है। अब आइए, यदि सॉल्यूशन में हमने बताया कि किसी भी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की तुलना में कम होगा, तो निश्चित है कि जब आप इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा,
जो इस टेम्परेचर पे 1 atm के बराबर हो जा रहा था, अब सॉल्यूशन का उस टेम्परेचर पे वाष्प दाब 1 atm के बराबर नहीं होगा। अर्थात इस टेम्परेचर से आपको टेम्परेचर और बढ़ाना होगा, यानी क्वथनांक में क्या हो जाएगा, उन्नयन। यदि ये टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था शुद्ध जल के लिए, तो जब आप उसमें मान लीजिए यूरिया मिला दिए जल में या तो ग्लूकोज मिला दिए, तो आप देखेंगे कि ये पता चला कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पे तब सॉल्यूशन का यानी विलयन का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो विलयन के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 101 डिग्री सेंटीग्रेड और शुद्ध जल के लिए 100। इसको हम बेटा ग्राफ द्वारा भी समझते हैं। ग्राफ द्वारा यदि आपको समझाना हो तो हमने बताया कि ये मान लीजिए है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर विभिन्न टेम्परेचर पे, और आप जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो होगा क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट की तुलना में कम हुआ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब आइए, ये मान लीजिए यहाँ पे है 1 atm, तो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। तो ये अब यहाँ से आप लंब डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे इस सॉल्वेंट का वाष्प दाब और वेपर का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। तो यही टेम्परेचर क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ सॉल्वेंट के लिए। लेकिन सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट आपका ये हुआ। तो ये मान लीजिए है T, शुद्ध विलायक के लिए आप T0 यूज कर लीजिए, और इसके लिए T आप कर सकते हैं। तो डेल्टा T का मान हो जाएगा बेटा T ऑफ सॉल्यूशन माइनस T0। तो इसी को हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। और बाई एक्सपेरिमेंट यह देखा गया कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी। ये क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी को जब आप बराबर में बदलेंगे तो हो जाएगा डेल्टा T बराबर हो जाएगा Kb इंटू m, जहाँ पे Kb को कहा जाता है कि ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इसका नाम क्या हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यदि आप यूनिट निकालना चाहें तो डेल्टा T का यूनिट हो जाएगा केल्विन और मोल का मोल इनवर्स। तो Kb का जो यूनिट होगा केल्विन मोल इनवर्स, या मोलल, इसको लिख लीजिए मोलल इनवर्स। इसका यदि आपको डिफिनीशन चाहिए तो यम को 1 कर दीजिए। तो एक मोलर सॉल्यूशन में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वह उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इस Kb का एक नाम और है, उसको कहा जाता है मोलल क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, या इसका एक नाम और है, Kb का नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और बेटा Kb का मान बाई एक्सपेरिमेंट भी निकाला जाता है। तो ये होता है RT² 1000 LV। V का मतलब वेपराइजेशन, Kb का मतलब यही मोलल उन्नयन स्थिरांक। R का मान यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, और T का मान जल के लिए चूँकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल क्वथनांक करता है, उबलता है, तो 373। तो R का मान 2, इसको 373 गुणे 373। R का मान 2 इसलिए रखेंगे क्योंकि LV का मान यदि हम कैलोरी में रख रहे हैं तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.515 के मोलर इनवर्स।
यहाँ पे एक फार्मूला आपको ये बिल्कुल नोट कर लेना है। तो डेल्टा टी बराबर हो गया KB और m का मान जो हो जाएगा मोलों की संख्या यानी W बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W। kg में लिखेंगे तो सीधे सीधे, यदि ग्राम में लिखते हैं तो 1000 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या हुआ, सॉल्यूट का अणुभार। तो यदि आपको डेल्टा T मालूम होता है और W मालूम है और ये स्मॉल w मालूम है तो m का मान आप निकाल सकते हैं। kb का मान आपको दिया रहेगा, यदि नहीं दिया रहेगा तो lv का मान दिया रहेगा। इस प्रकार से आप निकालते हैं। तो अब इसका यूज क्या है, यूज आप बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डेल्टा T का मतलब हुआ क्वथनांक में उन्नयन। तो जब आप पता चला कि भोजन पका रहे हैं तो निश्चित है कि सॉल्वेंट में कोई न कोई पदार्थ मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन उस बॉइलिंग पॉइंट की एक सीमा है, सॉल्वेंट मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा सॉल्यूशन का, उसकी एक सीमा है, बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तभी जल क्या होता है, उबलता है। तो हम करते क्या है, ऊपर से दबाव बढ़ा देते हैं। वही काम हम प्रेशर कुकर में करते हैं। प्रेशर कुकर में हम 3 atm मान लीजिए प्रेशर हो गया। तो जब 3 atm प्रेशर हो गया तो अब उस विलयन का वाष्प दाब 3 atm तक आएगा, वहां तक वह विलयन उबलेगा नहीं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो उसके अंदर जो भी आप खाना पकाएंगे वह क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। तो इस प्रकार से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यूज किया जाता है। अब आइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी आप शुद्ध विलायक में सॉल्यूट मिलाते हैं तो देखते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह घट जाता है। यहाँ पे भी वही चक्कर है कि वाष्प दाब का मान जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, वह घट जाएगा। तो देखिए फिगर द्वारा इसको समझिए। पहले यहाँ वेपर प्रेशर और यहाँ टेम्परेचर। ये आपका लिक्विड का है और ये है सॉलिड। ये सॉलिड, ये लिक्विड का ग्राफ है। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर समान हो जाता है। तो यह पॉइंट ही फ्रीजिंग पॉइंट है इस लिक्विड के लिए। इस लिक्विड के लिए ये पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप फिर सॉल्यूशन रूप में लाते हैं तो हर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा। तो अब ये यहाँ आके मिलता है, ये हुआ आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए जब सॉल्यूशन बन गया तो ये सॉलिड के साथ इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, समान हो जा रहा है। अब ये है टेम्परेचर। तो शुद्ध विलायक का टेम्परेचर यहाँ T है, T0, और जब विलयन बनता है तो मान लीजिए है TF मान लीजिए। तो T0 माइनस TF, T0 का मान ज़्यादा है और TF का मान कम है। तो डेल्टा T का मान हो जाएगा यहाँ पे T0 माइनस TF। T0 का मतलब हुआ कि शुद्ध विलायक का टेम्परेचर और TF का मतलब हुआ शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट का मान ज़्यादा है, इस फ्रीजिंग पॉइंट का मान कम है। तो ये मान लीजिए जल के लिए यदि आप देखते हैं तो ये 0 आएगा और ये माइनस, और ये माइनस में ही आएगा। मान लीजिए आ गया -1.5 में कोई अंतर नहीं होता, चाहे इसको आप केल्विन में लीजिए
दोनों को चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए तो ये अंतर क्या आ जाएगा 1.5। ये डेल्टा TF हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हुआ उसको आपने नाप लिया। तो यहाँ पे फार्मूला वही चलेगा कि डेल्टा TF देखा गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू m। KF की भी डिफिनीशन वही होगी जो KB की होगी कि एक मोलल माने सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा उस वैल्यू को ही हम KF कहते हैं। KF का मान भी इसी तरह निकलता है। KF का मान निकलता है RT² 1000 LB के स्थान पे वहाँ वेपराइजेशन है तो यहाँ क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट की। ये प्रति ग्राम है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम लेंगे तो इसको 2 लेंगे, इसको 273, क्योंकि जल किस पे पहली बार जो जमता है तो वह जमने का है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 केल्विन। तो यहाँ 273 केल्विन रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे 1000, और ये LV का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.86 केल्विन प्रति मोलर। ये आपको दिया भी रहेगा और केवल आपको इस डेल्टा TF बराबर KF इंटू m याद रखना है। फिर इसी तरह m को आप विस्तार दे सकते हैं और इसकी सहायता से अणुभार निकाल सकते हैं कि डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF, m का मान रख देंगे W बटे स्मॉल m, कैपिटल W kg में होगा तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यदि ग्राम में रखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये फार्मूला है। तो जिस प्रकार से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला है सेम फार्मूले इसके भी हैं। केवल थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये यहाँ पे KF लिखा जाएगा, वहाँ पे KB लिखा जाएगा। न्यूमेरिकल भी सेम टू सेम चलेंगे, किसी एक का न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे तो समझिए दोनों का न्यूमेरिकल लगा लिए। इसका यूज क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। जो मोटर वाहन होते हैं बेटा ठंडे प्रदेशों में उनके रेडिएटर होते हैं, रेडिएटर में पानी मिलाया जाता है द्रव, तो गर्मी के दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, रेडिएटर बढ़िया काम करता है क्योंकि पानी का टेम्परेचर जमने का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में चूँकि जो वातावरण का टेम्परेचर पता चला कि -20 तक चला गया तो हम उसमें एक पदार्थ मिला देते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH। ये सॉल्यूट है, लिक्विड फॉर्म में है एथिलीन ग्लाइकॉल। जल में H2O के साथ कार के रेडिएटर में हम एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं जिससे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट -32 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। अर्थात अब जो है इन दोनों का मिक्सचर तब जमेगा जब वातावरण का टेम्परेचर -32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जिससे कि हमारा ये लिक्विड फॉर्म में बना रहता है और हमारे इंजन को ठंडा करता रहता है। अब इस पे आधारित 1-2 न्यूमेरिकल आप कर लीजिए तो आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि 0.1 मोलल जली विलयन कितने पे उपलता है 100.051 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो पूछ रहा है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होगा, यानी आपसे पूछ रहा है KB का मान। तो आप जानते हैं ये जली विलयन का है और शुद्ध विलायक का कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा KB इंटू M। डेल्टा T का मान T सॉल्यूशन -T सॉल्वेंट
और Kb का मान निकालना है और m का मान दिया है 0.1। Ts दिया है 100.051 माइनस 100 बराबर Kb गुणे 0.1। तो Kb बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे 0.051 बटे 0.1, 0.1 यहाँ से हट गया तो ये आएगा 0.51 केल्विन। तो इस प्रकार से बहुत ही छोटा सवाल था जिसमें आपको Kb का मान निकालना था, डेल्टा T का मान दिया था, m का मान दिया था। लेकिन ज़्यादातर जो आपके सवाल है अणुभार निकालने को इंटरमीडिएट में पूछता है, तो अणुभार निकालने के लिए इस m को आपको और ओपन करना होगा, तब होगा। जैसे एक सवाल और नोट करिए आप, दिया है 175 ग्राम जल में वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 12.5 ग्राम घोलकर विलयन बनाने पे क्वथनांक में 0.7 डिग्री केल्विन का उन्नयन हुआ। यानी एक 175 ग्राम जल है, 175 ग्राम जल में कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ यानी अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया है और इस अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा है 12.5 ग्राम। तो 12.5 ग्राम पदार्थ घोलकर विलयन बनाया गया है। इस विलयन बनाने पे क्वथनांक का उन्नयन 0.7 K आया। ये आपको अंतर दिया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन माने डेल्टा T का मान आपको 0.7 K दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि जो पदार्थ मिलाया गया है उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, यानी अणुभार क्या होगा। तो आप फार्मूला यूज करिए, डेल्टा T बराबर Kb और m का मान जो हो जाएगा W बटे m बटे W गुणे 1000। Kb का मान आपको दिया है कि जल का जो है Kb का मान 0.52 है, तो 0.52। स्मॉल w का मान 12.5, m आपको निकालना है और कैपिटल W का मान आपको दिया है 175 ग्राम गुणे 1000 और डेल्टा T का मान दिया है 0.7 K। तो अब इसको हल करिए तो नीचे m हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, m इधर आ गया तो m बराबर हो जाएगा 0.52 गुणे 12.5 गुणे 1000 बटे 0.7 गुणे 175। इसको बेटा आप हल कर लेंगे तो ये आपका आएगा 53.06। तो ये आपका हो गया अणुभार, सॉल्यूट का अणुभार। इसी प्रकार से सेम फ्रीजिंग पॉइंट का होगा। फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा T का मान दिया रहेगा, कभी कभी Kb का मान पूछ सकता है और कभी कभी क्या कहता है कि डेल्टा T में से केवल एक मान दिया रहता है। जैसे सॉल्वेंट का आपको मालूम है, सॉल्यूशन का आपको पूछ दे तो आप पहले डेल्टा T का मान निकालिए इस फार्मूले से और फिर डेल्टा T बराबर आप रख देंगे। यदि वो बॉइलिंग पॉइंट का है तो आप लिखते हैं T सॉल्यूशन माइनस T0 और यदि वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का है तो आप लिखते हैं T0 फ्रीजिंग शुद्ध विलायक का माइनस T सॉल्यूशन का। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डेल्टा T का मान इस प्रकार से आप निकाल के किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अब आपका बेटा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन की सब समाप्त हो गई है। अब केवल इसमें एक पॉइंट और बचा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी हेनरी का नियम, उसको बता देंगे तो आपका सॉल्यूशन का 7 नंबर का चैप्टर कवर हो जाएगा। चूंकि वांट हाफ फैक्टर एक और था लेकिन वह आपके कोर्स से हट गया तो इसलिए अब उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू बेटा।